नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। यूनिट 3 द्वितीय प्रश्न पत्र और इकाई 3 में हम पढ़ रहे थे चित्रलेखा उपन्यास प्रश्नोत्तर खंड पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज उपन्यास के तत्वों के बारे में जानेंगे। उपन्यास के तत्वों के आधार पर चित्रलेखा उपन्यास की विवेचना करेंगे हम आज। आधार पर चित्रलेखा उपन्यास की विवेचना। इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मनुष्य परिस्थितियों का दास है। सभी प्रश्नों का आंसर इसी एक में आ सकता है। चित्रलेखा उपन्यास पाप पुण्य का जीता जागता सबूत है, ये भी इसी में हम कर सकते हैं। और चित्रलेखा उपन्यास के उद्देश्य, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो सारे इस प्रश्न से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, उपन्यास के तत्वों के आधार पर साहित्य विधाओं के समान ही उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु। दूसरा है चरित्र चित्रण। अगला जो है कथोपकथन। देश काल वातावरण। और वातावरण। भाषा शैली। और आता है लास्ट जो है वो है उद्देश्य। ये इस प्रकार से इसके 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो देखिए, उपन्यासकार अपनी सुरुचि और आवश्यकता और अनुकूल परिस्थितियों को भिन्न भिन्न तत्वों पर अधिक बल देता है। वास्तव में तत्व में एक दूसरे से मिले हुए कई अलग अलग सत्ता होती है, और जितना कि किसी सुंदर फूल से उसका रंग अलग करना प्रेमचंद जी सरी के कलाविद कथा वस्तु की अपेक्षा चरित्र चित्रण पर अधिक बल देते हैं। वो कहते हैं चरित्र चित्रण पर विशेष बल देते हैं। मार्क्सवादी उपन्यासकार उनकी घटनाओं की छानबीन पर, कथा वस्तु पर यह बल कलाकार के आदर्श और उद्देश्य पर अवलंबित होता है। पहला है कथा वस्तु। तो देखिए, कथा वस्तु उपन्यास का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे प्रमुख अंग है कथा वस्तु। उपन्यास की कला सफलता मूलतः कथा के चयन पर आश्रित होती है। अगर जिस तरह की अपनी कहानी होती है, जिस तरह की अपनी स्टोरी होगी और कथा होगी, तो उतना ही सार्थक और उतना ही मतलब जो सरस उपन्यास की रचना हम कर पाएंगे। विषय चयन के साथ साथ कलाकार की कुशलता घटनाओं के उचित उपन्यास विन्यास में होती है। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक नर्तकी चित्रलेखा और भोगी सामंत बीजगुप्त के भोग और उनके अनन्य प्रेम पर आधारित है।
इसकी जो कथा वस्तु है वह चित्रलेखा और बीजगुप्त के प्रेम के ऊपर आधारित है। उपन्यासकार ने इसको कथा को 22 परिच्छेदों में तथा उपक्रमणिका और उपसंहार में वर्णित किया है। इसका कथानक ऐतिहासिक है जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से संबंधित बताया गया है। उपन्यासकार ने इसकी घटनाओं को इतने कलात्मक ढंग से लिखा है कि इसके कथानक में रोचकता है, संभाव्यता है, मौलिकता के गुण दिखाई देते हैं। इसके बाद क्या हुआ का कौतूहल पाठक को उपन्यास और तल्लीन किए रखता है। इसकी सभी घटनाएं संभाव्य हैं और इसकी कथा वस्तु में मौलिकता के साथ साथ वर्णन ढंग से भी नवीनता है। और संक्षेप में कथा वस्तु की दृष्टि से चित्रलेखा एक सफल और मौलिक रोचक उपन्यास है। तो यह है कथा वस्तु। उसके बाद आता है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण के अंतर्गत देखिए कथा वस्तु और चरित्र चित्रण। चरित्र के अंतर्गत देखिए मनुष्य का बाह्य और अंत दोनों स्वरूप का समावेश होता है। चरित्र के अंदर क्या होता है, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप जो होता है उन दोनों का समावेश करके चरित्र का चित्रण किया जाता है। रूप और अंग विन्यास तथा कार्यकलाप से उसका बाह्य रूप प्रकट होता है। उसके वार्तालाप से उसके विचार व्यक्त होते हैं जिनके द्वारा हम उसके हृदय और मस्तिष्क की परीक्षा कर सकते हैं। तो देखिए चित्रलेखा उपन्यास में चरित्रों की भीड़ नहीं है। इसके प्रमुख पुरुष पात्र में सामंत, बीजगुप्त हैं, योगी हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन पात्र हैं, बीजगुप्त हैं, चित्रलेखा है, चित्रलेखा, बीजगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांग, विशाल देव, आर्य, मृत्युंजय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और महाप्रभु रत्नालंबर है। इनमें बीजगुप्त नायक हैं और चित्रलेखा जो है वो नायिका है। स्पष्ट वक्ता, कुशल गायक और आस्थावान, दानी, त्यागी और दृढ़ निश्चय मनुष्य हैं। उपन्यास की कथा में शुरू से अंत तक किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। उपन्यास का जहाँ से प्रारंभ होता है और उपन्यास की जहाँ जब अंत होता है वहाँ तक वो किसी न किसी रूप में इस कहानी के अंदर जुड़ा हुआ है। उसका चरित्र कथा वस्तु की गति देने वाला है। और देखिए इस उपन्यास का दूसरा प्रमुख जो पात्र है वो योगी कुमार गिरी है। उसका व्यक्तित्व भी नायक से किसी प्रकार से कम नहीं दिखाई देता है। वो भी एक नायक की भूमिका उसमें निभाता है। वह अखंड तेज की विभूषित हुई बहुत उच्च कोटि का योगी है और वह अपनी आत्मशक्ति से ईश्वर और सत्य के दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता है। उसका जीवन संयम पूर्ण है। वह आस्थावान और स्पष्ट वक्ता है। वह क्रोधी और अहंकारी है। अहंकार के कारण ही वह संयम से गिर जाता है और उसका पतन हो जाता है। श्वेतांग, विशाल देव, सामंत, मृत्युंजय, सम्राट चंद्रगुप्त प्रधान, अमात्य, चाणक्य, महाप्रभु रत्नालंबर आदि पात्र अपना अपना व्यक्तित्व रखते हैं, परंतु लेखक ने उनकी सृष्टि सामंत, बीजगुप्त, योगी कुमार गिरी और चित्रलेखा के चरित्रों को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से की है। इसके स्त्री पात्रों में चित्रलेखा, यशोधरा दो युवतियां हैं। अगर स्त्री पात्रों की हम बात करें तो इसमें एक तो चित्रलेखा है और एक यशोधरा है। दो युवतियां हैं। चित्रलेखा इस उपन्यास की नायिका है। वह असाधारण आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है, बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदरी है, लोक व्यवहार में कुशल है, विदुषी है, त्यागमय मूर्ति है और आस्थावादी है और सृजन की प्रशंसक भी है और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त एक कुशल नर्तकी है। उसके असाधारण व्यक्तित्व की से सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं और वह इस उपन्यास की ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य के अन्य अविस्मरणीय पात्रों में अपना गौरवशाली स्थान रखने वाली है। वर्मा जी इसकी रचना पर अभिमान कर सकते हैं। यशोधरा एक 18 वर्षीय युवती है और वह गुरुजनों का आदर करने वाली और उच्च कोटि की सुंदरी है। पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, धर्म के प्रति उसकी आस्था है और स्त्रीयोचित सभी गुणों से वो संपन्न है। तो ये हुआ चरित्र चित्रण। उसके बाद आता है कथोपकथन। कथोपकथन के अंतर्गत संवाद
नाटक के प्राण होते हैं। अगर जिस तरह से संवादों को पेश किया जाता है, जिस तरह से संवादों की रचना की जाती है, तो उसी के ऊपर उपन्यास की सार्थकता सिद्ध होती है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा संवाद बोलना है, कहाँ पर कौन से विचार व्यक्त करने हैं, कहाँ पर क्या बोलना है। इस तरह के अगर सही हैं, स्पष्ट हैं, तो वो जो उपन्यास हो या कहानी हो, वो दोनों एक सार्थक बन जाते हैं। तो देखिए, इसमें उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथोपकथन का सीधा संबंध पात्र के चरित्र से परिलक्षित होता है, परंतु वही कथा वस्तु का विकास भी होता है। कथोपकथन को अग्रसर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता, वह चाहे कितना भी सजीव हो, उपयुक्त नहीं हो सकता। चित्रलेखा उपन्यास के कथोपकथन कथानक को अग्रसर करने में सहायक हुए, वही पात्रों का चरित्र चित्रण में भी सफल रहे हैं। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित संवाद देखिए। तुम ब्रह्मचारी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने तुमसे मदिरा पीने का निषेध किया होगा, इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। श्वेतांग ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। और संयम का लक्षण क्या है? सुख और शांति है। चित्रलेखा ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे ही बीजगुप्त को चित्रलेखा का पत्र मिला, वह योगी कुमारगिरी के आश्रम में पहुंच गया और उस समय चित्रलेखा सो रही थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया और एकटक चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः होने पर दोनों ने ही एक साथ बीजगुप्त को देखा और उठे। अरे बीजगुप्त! बीजगुप्त ने धीरे से कहा। चित्रलेखा, बीजगुप्त? बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था, पर वह सब कुछ भूल गया और बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया है? चित्रलेखा का मस्तक अपराधी की भांति झुक गया और नेत्रों से आंसू टपकने लगे और धीरे धीरे कहा, बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है, पर इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है। निर्णय करने के पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक नहीं था? क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करना चाहिए था? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना अलग समझ लिया था? तुमने अपने हृदय की बात बदलाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत की। चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम दो हृदयों की अस्थिरता और अभिन्नता का द्योतक है। इस प्रकार चित्रलेखा के कथोपकथन संक्षिप्त, सारगर्भित हैं और कथा वस्तु को विकास देने और चरित्र को चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है, इसीलिए इसके अनेक संवाद संक्षिप्त में नहीं है। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्ता के अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लंबी लंबी दार्शनिक बहसें इस कथा की विशेषता है। तो देखिए, अगला जो है देश काल और वातावरण। कथोपकथन, उसके बाद आता है देश काल और वातावरण। तो देखिए, देश काल और वातावरण के अंतर्गत देखिए, वातावरण उन समस्त परिस्थितियों का संतुष्ट संयुक्त नाम है जिनसे पात्रों को संघर्ष करना पड़ता है और कथानक का विकास होता है। देश काल वातावरण का बाह्य स्वरूप वातावरण आंतरिक भी हो सकता है। आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वैसा तो करता ही है, मतलब जिस तरह का वातावरण उसको मिलता है, जिस तरह की समय परिस्थितियां उसको मिलती है, उन समय परिस्थितियों के अनुसार ही वो अपने कार्य करता है। यही देश काल और वातावरण होता है, परंतु उसके भाव, भावना और विचार उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता के सहायक होते हैं। चित्रलेखा का कथानक ऐतिहासिक है और इसका जो देश काल तथा वातावरण ईसा पूर्व 3री-4ठी शताब्दी का है। उस समय भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और आचार्य चाणक्य उसके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा जिसकी धूम मची हुई थी। सत्ता में सामंतों का वर्चस्व था, देश धन धान्य से संपन्न था, कला, शिक्षा, साहित्य अपने उच्च स्तर पर थे, शिक्षा के लिए गुरुकुल खुले हुए थे। और देखिए कैसा वातावरण था उस समय। शिक्षा की विविध शास्त्रों, व्याकरण, पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का जो ज्ञान था वो ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता था। लेखकों ने पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल प्रकृति का चित्रण किया है। पात्रों की जो मानसिक स्थिति होती थी उसी के अनुसार उनके प्राकृतिक
का चरित्र चित्रण लेखकों ने करने का प्रयास किया है, सामंजस्य बैठाने का संतुल्य प्रयास किया और सफल भी हुए। अगला देखिए भाषा शैली, कथोपकथन, देश काल, वातावरण और भाषा शैली। तो भाषा शैली के अंतर्गत देखें तो चित्रलेखा उपन्यास श्रीमती भगवती चरण वर्मा की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता है। इनकी सबसे बड़ी भाषा की जो विशेषता है वो है सरलता। इन्होंने सरल भाषा और सुबोध अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा में तत्सम शब्दावली की अधिकता है जो देश काल और वातावरण के निर्णय में सहायक रही है। वाक्य छोटे हैं, उनका अर्थ सहज में समझ में आ जाता है। इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वर्मा जी की जो शैली है ओजपूर्ण है और व्यंग्यपूर्ण भी है, किंतु उनमें आवश्यक गंभीरता का अभाव नहीं है। कथा वस्तु सुसंगठित और सौष्ठवपूर्ण है। ये उनकी कथा वस्तु हैं वो सुसंगठित है और सौष्ठव है। लेखक को वर्णन शैली मनोरंजक और स्पष्ट है। प्रश्नात्मक शैली और विचारात्मक विश्लेषणात्मक शैली का उन्होंने अच्छा सुंदर प्रयोग किया है। उसका जो उद्देश्य था, अगला जो लास्ट है अंतिम जो उपन्यास का तत्व है वो है उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत देखिए प्रत्येक साहित्य रचना का एक निश्चित उद्देश्य लेखक के समक्ष रहता है, उसी के अनुसार वह भाव और विचारों को मोड़ देता है, अग्रसर करता है। लेखक अपने विचारों को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता है, जीवन को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी व्याख्या करता है। उपन्यास में विचार बिखरे हुए रहते हैं, परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष होते हुए भी उनमें एक अन्विति रहती है। अंत में वही विचार विजय होता है जो कलाकार का मंतव्य होता है। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी जीवन दर्शन को लेकर अपने चलने वाले उपन्यासकार हैं। व्यक्तिवादी दर्शन को लेकर चलने वाले उपन्यासकार हैं और सामान्यतः उनकी पाप पुण्य, नैतिकता, अनैतिकता, प्रवीणता, न्यूनता के संबंध में विभिन्न प्रश्नों को उठाए हुए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण उनका प्रबल है। तो देखिए ये थे उपन्यास के प्रमुख तत्व। अगला टॉपिक जो है वो उस पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला हिंदी साहित्य के जो उपन्यास है इसकी विकास यात्रा पर हम अगर चर्चा करें तो देखते हैं हिंदी उपन्यास के विकास। हिंदी उपन्यास के का विकास। हिंदी उपन्यास का विकास। तो देखिए इसके अंतर्गत हिंदी गद्य का आरंभ 16वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी के जो गद्य की जो परंपरा चली है वो कब से चली थी? 16वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत चली। हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखकों को सद प्रयासों से उसका विकास हुआ। हिंदी साहित्य के जो जनक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सबसे हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की भांति उपन्यास का आरंभ भी भारतेंदु काल के लेखक श्रीनिवास दास शास्त्री का जो रचना थी परीक्षा गुरु से माना जाता है। परीक्षा गुरु ये सबसे पहला हिंदी का उपन्यास माना गया है। परंतु ऐतिहासिक उपन्यासों का आरंभ
उसके तत्काल बाद न हो सका, अपितु जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों की धूम देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी ने मचा दी थी। रचना की कठिनता के से ऐतिहासिक उपन्यासों का आरंभ हिंदी साहित्य के उपन्यास के आरंभ में बहुत बाद में हुआ। इसका कारण ऐतिहासिक उपन्यास रचना की कठिनता थी। जासूसी, तिलस्मी व सामाजिक उपन्यासों में तो लेखक पूर्ण स्वतंत्र रहता है, उसकी कल्पना उन्मुक्त होती है, विहार करती रहती है और वह किसी घटना का वह पात्र का किसी भी तरह का चरित्र चित्रण कर सकता है। परंतु ऐतिहासिक उपन्यासों में लेखक को उसकी कल्पना पर अंकुश या बंधन होता है। मतलब कहने का मतलब ये, ऐतिहासिक उपन्यासों के अंतर्गत हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते हैं। जो ऐतिहासिक सत्य घटना होती है उसके आधारित उसको आधार मानकर ही हम उपन्यास की रचना कर सकते हैं, इसीलिए कठिन पड़ता है। और देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को वह तोड़ मरोड़ नहीं सकता, इतिहास सम्मत घटना को अतिरंजित रूप से चित्रित करते हुए भी उसके परिणामों को अन्यथा नहीं बता सकता। मतलब गलत परिणाम हम उसमें नहीं दे सकते हैं और उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं सकते हैं। तो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के चरित्र में उसे परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। देश काल व वातावरण का चित्रण करते हुए उससे अतीत आचार और विचार, रिवाज, भाषा, वेशभूषा आदि का ज्ञान रखना पड़ता है। इतिहास व कल्पना के संबंध में ऐतिहासिक उपन्यास की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए, इसका जो प्रभाव है, हिंदी उपन्यास का विकास द्रुत गति से हो रहा है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, प्रयोगवादी और आंचलिक उपन्यासों में से हिंदी निरंतर समृद्ध होती जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा एवं विकास तथा इसके प्रमुख इतिहासकार। सबसे पहले जो बात करेंगे हम प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास, प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास व उपन्यासकार। तो देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री किशोरीलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम जो थे इसके वो थे श्री किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इन्होंने बंगला के अनुकरण पर ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का प्रयास किया और उनका तारा, कौन सा उपन्यास लिखा इन्होंने सबसे पहले? ऐतिहासिक तारा। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, परंतु इसमें 2-4 ऐतिहासिक पात्रों के नामों के अतिरिक्त सब कल्पना है। बंगला में अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी हिंदी में उनका अभाव रहा है। इस अभाव को बंकिम चंद्र और तारा शंकर बंदोपाध्याय के उपन्यासों का अनुवाद दुर्गेश नंदिनी चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, आनंद मठ आदि के रूप में पूरा किया गया, परंतु परंपरा भी शीघ्र टूट गई। ये जो परंपरा चल रही थी ये शीघ्र खत्म हो गई और अभाव जो का त्यों रहा। उसके बाद बात करते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के अनुसार मिश्र बंधु के अनुसार श्री गोस्वामी के पीछे श्री मिश्र बंधु ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की जो तुलना में तारा से ठीक है। कलात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके उपन्यास पुष्यमित्र, विक्रमादित्य सफल है, परंतु उनमें स्वाभाविकता का अभाव है, कृत्रिमता अधिक है। अगला आता है प्रसाद। अतीव गौरव के गायक श्री प्रसाद ने भारतीय इतिहास के
लुप्त स्वर्णिम पृष्ठों का पुनरुद्धार किया, परंतु उनकी यह प्रतिभा नाटक और कहानी क्षेत्र में ही प्रयुक्त हो गई। इरावती नामक ऐतिहासिक उपन्यास को वे पूरा नहीं कर पाए थे और काल के क्रूर हाथों द्वारा उनसे छीन लिए गए थे। इरावती में लेखक का उद्देश्य शुंग संस्कृति का चित्रण था। ये थे प्रसाद। उसके बाद आते हैं निराला। देखिए, निराला जी की अगर बात करें, निराला ने कौन सा लिखा? प्रभावती नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने मुस्लिम काल का चित्रण किया है। प्रभावती निराला का है, उन्होंने मुस्लिम काल का चित्रण किया है। उसके बाद अगर बात करें हम उत्तर काल की, तो इसके बाद हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, राघे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, गरुड़ध्वज और यशपाल है। सबसे पहले चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए, श्री चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली नगर, चलिए भाई, चतुरसेन शास्त्री उत्तर काल की हम बात करें, उत्तर काल, इसमें उपन्यासकार हुए चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए, चतुरसेन शास्त्री जी ने वैशाली की नगर वधु, इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु की रचना की। वयम रक्षेम तथा सोमनाथ नामक ऐतिहासिक उपन्यासों की भी इन्होंने रचना की। वैशाली की नगर वधु में बुद्धकालीन स्थिति का चित्रण है और वयम रक्षाम में प्रागैतिहासिक संस्कृति और सोमनाथ में 11वीं शताब्दी के भारत का चित्रण किया गया है। कला की दृष्टि से उनका अंतिम उपन्यास ही श्रेष्ठ रहा है। उपन्यासों में उनकी साहित्यिक निष्ठा और आदर्शवादिता ने इतिहास रस का संचार अवश्य किया है। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल। वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में श्री वृंदावन लाल वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। कचनार, इनका जो उपन्यास था वो था कचनार। भड़कुंडार, और विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी। झांसी की रानी अहिल्याबाई इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं। इन उपन्यासों की आधिकारिक कथा में रोमांस होता है। केवल झांसी की रानी और अहिल्याबाई को छोड़कर इसी रोमांस के आधार पर ऐतिहासिक चित्रण हुआ है। बुंदेलखंड की वीरता, मध्ययुगीन वीरता, रीति रिवाज आदि प्राकृतिक चित्रणों का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। अगले जो हमारे लेखक आते हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम बात करें, द्विवेदी जी ने 2 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। एक तो बाणभट्ट की आत्मकथा, इन्होंने 2 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की
बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरा जो था चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख, ये दो ऐतिहासिक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपन्यास बाणभट्ट द्वारा ही लिखा गया है और यही उसकी सफलता है। भाषा, भाव, देश काल, चित्रण की दृष्टि से उपन्यास श्रेष्ठ है। श्री प्रभाकर माचवे ने तो इसे आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कह दिया। चारुचंद्र लेख भी एक सफल रचना है। अगले जो आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन देखिए, सिंह सेनापति व जय इनके द्वारा जो रचा गया उपन्यास था वो था सिंह सेनापति। वह जयोधय। श्री राहुल की ऐतिहासिक रचनाएं हैं, उनमें भाषा की अस्वाभाविकता अथवा काल विरोधी प्रवृत्ति खटकती सी है। तो उन्होंने जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, इन्होंने दो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, एक था सिंह सेनापति और जय योद्धय। ये इनकी दो ऐतिहासिक रचनाएं कही जाती है। अगले हैं जो हमारे लेके गए हुए रागे राघव। राघव श्री रागे राघव जी की कृति मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला उल्लेखनीय है, जिसमें मोहनजोदड़ो की प्रागैतिक संस्कृति का उन्होंने चित्रण किया है। ये चित्रण सजीव और मूर्तिमान होता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा पश्चात 3री शताब्दी अर्थात अंग युग का चित्रण उनकी ऐतिहासिक कृति अंधेरे का जुगनू। अगली जो कृति थी उनकी अंधेरे का जुगनू, अंधेरे का जुगनू। परंतु इस समय के लिए जो कुछ लिखा जाए तो वह प्रमाणों के अभाव में सत्य ही मानना पड़ेगा, चाहे वह सर्वथा काल्पनिक ही क्यों ना हो। अगले जो लेखक हैं वो हैं गुरुदत्त। गुरुदत्त देखिए, श्री गुरुदत्त की ऐतिहासिक कृतियां स्वाधीनता के पथ पर पथिक, पहली दिन की कौन सी पथिक गुरुदत्त के द्वारा लिखी गई है, पथिक उपन्यास है। विश्वासघात, विश्वासघात विश्वासघात में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का चित्रण है। इस चित्रण के साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐक्य की समस्या का समाधान भी हिंदू विवाहों द्वारा किया गया है, जो एक दोष है और राजनीतिक संघर्ष में की कहानी इनमें पूर्ण नहीं है। अगले जो है हमारे जो लेखक है वो हैं यशपाल। यशपाल जी ने देशद्रोही
इनकी जो रचना थी वो थी देशद्रोही व दिव्या। ये इनकी ऐतिहासिक कृतियां रही है, देशद्रोही और दिव्या इनकी कृतियां हैं। देशद्रोही में तत्कालीन विभिन्न राजनीतिक दलों का चित्रण इन्होंने किया और दिव्या में बौद्ध धर्म के पतन के समय की जो परिस्थितियां थी उनका वर्णन किया। और देखिए, परंतु इसमें मार्क्सवादी स्वर भी प्रधानता है, अर्थात लेखक को भारतीय विचारधारा का इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया, उसकी दृष्टि सर्वथा भौतिक रही है। और अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा भगवती चरण वर्मा के द्वारा व्यक्तिवादी जीवन और दर्शन को लेकर चलने वाले ऐतिहासिक उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा का प्रमुख स्थान है। और उन्होंने लिखा चित्रलेखा। कौन सा लिखा? चित्रलेखा। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। वर्मा जी का प्रथम उपन्यास, इसको इनका प्रथम उपन्यास भी मानते हैं। प्रथम भगवती चरण वर्मा का प्रथम जो उपन्यास था वो कौन सा था? चित्रलेखा। ये इनकी पहली रचना। जो सन 1934 में प्रकाशित हुआ, इसका सन जो था 1934 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सामंतों के विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण किया है, जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया है। पाप पुण्य की समस्या का आधुनिक दृष्टिकोण समाधान किया गया है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लंबी लंबी दार्शनिक बहस से भी इस उपन्यास की विशेषताएं हैं। ये हुआ हमारा उत्तर काल। अब अगला जो आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के प्रमुख उपन्यासकार, देखिए, इस काल में हिंदी गद्य विधाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय विधा उपन्यास है। इधर के कुछ वर्षों में उपन्यास साहित्य के देश और काल की चेतना अभिव्यक्त हुई है। उपन्यास की भाषा शिल्प में भी एक खुलापन यहाँ पर देखने को मिला। नए नए औपन्यासिक प्रयोगों से जीवन की विविधता, कलात्मक सजगता तथा वैचारिक स्तरों पर अभिव्यक्ति हुई। उपन्यासकारों को इतिहास की औपन्यासिक बराबर आकर्षित करती है। इसमें उन्होंने अभी देखिए ऐतिहासिक रोमांस बराबर लिखे जाते रहे हैं। महीदीप ने अभी शेष हैं, इसमें लिखा है महीदीप सिंह ने अभी शेष हैं में निकट अतीत का इतिहास प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने 1970 से 1975 तक का जो इतिहास था उसके बीच की घटनाओं को आधार बनाकर अपने उपन्यास की रचना की। अगले आते हैं हमारे कामता प्रसाद। कामता प्रसाद ये काल कथा को निकट के इतिहास पर आधारित हैं। इन्होंने 1918 से 1929 तक की घटनाओं के माध्यम से अपने उपन्यासों की रचनाएं की है। शत्रुघ्न ऐतिहासिक उपन्यास सुदूर अतीत से लेकर निकट तक के इतिहास को इन्होंने आधार बनाया। और इन्होंने यदि सिद्धियों के खंडर, कौन सा उपन्यास लिखा इन्होंने? सिद्धियों के खंडर, 12वीं शताब्दी के पाल वंश बौद्ध शासन की कथा, कहीं शिप्रा साक्षी हैं में विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने की कथा भी इन्होंने की है। कश्मीर की बेटी में इन्होंने इतिहास को आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया है। रामायण और महाभारत की कथाओं ने इस काल के उपन्यासकारों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस काल में इन कथाओं के उपन्यासकारों में शीर्षस्थ अगर नाम लें तो उसमें सबसे पहले हमारे नरेंद्र कोहली है, युगेश्वर है, मनु शर्मा है, भवानी सिंह है, आदि हैं। तो ये तो हुआ हमारा उपन्यास का विकास, किस तरह से तीनों कालों के अंदर उपन्यास का विकास हुआ और कौन कौन इसके उपन्यासकार हुए, कौन कौन से उपन्यास इसके अंतर्गत लिखे गए। तो ये आज हमारी
यूनिट नंबर 3 जो है वो आज ख़त्म हो गई है। अब अगली जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 हम पढ़ेंगे।